Hello dear students, welcome to my video lecture. So in previous video lecture we have seen what is meant by ordinary linear differential equation, how to find complementary function, right? Also we discussed the first case of complementary function. Now in today's video lecture we will discuss remaining three cases of complementary function. Now see, so जैसे कि हमने देखा था ऑक्सिलरी इक्वेशंस के हम रूट्स फाइंड करते हैं, तो रूट्स में भी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, एक तो रूट रियल होंगे या तो फिर रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे। फिर से रियल में भी दो पॉसिबिलिटीज रहेगी, आइदर रूट्स आर डिस्टिंक्ट और रूट्स आर रिपीटेड। ऑल्सो सेम थिंग हैपन इन कॉम्प्लेक्स रूट्स, अगेन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, एक तो रूट्स डिस्टिंक्ट रहेंगे या तो फिर रूट्स रिपीटेड रहेंगे। ओके, आउट ऑफ these four cases I have explained this first case. Now let us see the second case. तो second case क्या है अपनी, अगर आपके रूट्स रियल और रिपीटेड है, तो सी इफ रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड, से m then m3 m4 अप टू सो ऑन mn, तो अगर आपने फर्स्ट दो रूट्स ऑब्जर्व किए, these two roots are real, also these two roots are repeated, है ना, सेम रूट दो बार यहाँ पर मिला है, that's why here we take complementary function as a, so m रूट कितने बार रिपीट हुआ है, दो बार, that's why here we take c1 plus c2x into e raised to power mx। ठीक है, अगर आपका m रूट 3 टाइम्स रिपीट होता है तो आप यहाँ पर लेंगे c1 plus c2x plus c3x square e raised to power mx। दो बार अगर रिपीट है तो सिर्फ c1 plus c2x, तीन बार रिपीट है तो इसके साथ एक टर्म हम यहाँ पर जोड़ देंगे c3 into x square। अगर चार बार रिपीट है then we take c1 plus c2x plus c3x square into c4x cube into e to the power mx। तो इस तरह से रूट कितनी बार रिपीट हुआ है, that is also the important thing। Okay, now for next root, so next root is m3 not repeated, so here we take next arbitrary constant c3 e raised to power m3x plus plus up to so on, nth रूट आएगा आपका cn e raised to power mnx। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर अगर आपके रूट्स रिपीटेड है तो सिर्फ कौन सा चेंज यहाँ पर आपको दिख रहा है, चेंज इन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगी, सो एग्जांपल इज d raised to power 4 minus 2d cube plus d square into y equals to 0। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन सिंबॉलिकली राइट डाउन किया हुआ है। ओके, नाउ वी फॉर्म एन ऑक्सिलरी इक्वेशन, सो इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ डी वाली पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं और उसे 0 के साथ कंपेयर कर लेते हैं, राइट। नाउ वी फाइंड रूट्स, आप रूट्स कैसे पर भी फाइंड कर सकते हैं या तो फिर मैन्युअली भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि मैं इजीली डी स्क्वायर कॉमन ले सकती हूँ, सो हियर आई गेट डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फिर से अगर मैंने डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 को फैक्टराइज किया तो मुझे यहाँ पर मिलता है d माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, राइट। So since product of two terms 0, so here we get d square equals to 0. d square equal to 0, that means d equals to 0 and again 0. वैसे ही d minus 1 whole square equals to 0 gives us d equals to 1 and again 1। जैसे कि यहाँ पर फोर्थ डिग्री इक्वेशन था, इसलिए हमें यहाँ पर कितने रूट्स मिलेंगे, 4 रूट्स मिलेंगे, राइट। सो आउट ऑफ विच इफ यू ऑब्जर्व फर्स्ट 2 रूट्स दे आर रिपीटेड, 0 रूट क्या है, रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, इसलिए हम यहाँ पर लेंगे c1 plus c2x into e raised to power 0x। ठीक है, वैसे ही अगर आपने नेक्स्ट 2 रूट्स ऑब्जर्व किए 1 and 1, फिर से कैसे रिपीटेड है, इसलिए हम यहाँ पर लेंगे अगला आर्बिट्ररी कांस्टेंट c1 c2, देन नेक्स्ट आएगा c3 प्लस
C4x e रेज टू पावर 1x, 1x को ही आप सिर्फ x भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपके रूट्स रिपीटेड है तो आप इस तरह से यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ले सकते हैं। सो हियर आई टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज आई हैव इक्वेशन d माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू डी प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0। मुझे इसका अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करना है तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगा d माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू डी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसके रूट्स फाइंड करती हूँ तो d माइनस 2 होल स्क्वायर है, मतलब ये जो रूट है तो ये 2 बार रिपीट रहेगा। ओके, सो d माइनस 2 इक्वल टू 0 और फिर से d माइनस 2 इक्वल्स टू 0 आएगा। दैट मीन्स d इक्वल्स टू 2 एंड अगेन 2, राइट। वैसे ही d प्लस 1 इक्वल टू 0 हमें क्या देगा, d इक्वल्स टू माइनस 1, राइट। तो ये सभी रूट्स कैसे हैं, ऑल दीज रूट्स आर रियल, राइट। उसमें से भी जो फर्स्ट 2 रूट्स से ये रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो हम इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखिए, कैसे लिखेंगे। सो 2 और इस 2 के लिए देखिए 2 2 बार रिपीट है, इसलिए हम लेंगे यहाँ पर c1 प्लस c2x e रेज टू पावर 2x, ठीक है। अब जो -1 है रिपीट नहीं है, डिस्टिंक्ट है, राइट। तो हम इसके लिए लेंगे अगला आर्बिट्ररी कांस्टेंट c3 e रेज टू पावर -1 इंटू x, दैट इज e रेज टू पावर -x। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आपको ट्राई करने के लिए दे रही हूँ। तो सपोज सिर्फ एक चेंज यहाँ पर करवा रही हूँ। सो d माइनस 2 होल क्यूब इंटू डी प्लस 1 इक्वल टू 0। सिर्फ स्क्वायर की जगह पर मैंने क्या कर लिया, क्यूब कर लिया। तो क्यूब करने के कारण d की वैल्यू 3 टाइम्स रिपीट होगी, दैट मीन्स 2 2 एंड 2, और जो लास्ट रूट है इससे हमें मिलेगी वैल्यू -1। तो देखिए यहाँ पर 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में क्या चेंज होगा, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा आपका c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर, क्योंकि 3 बार रिपीट है, राइट, इंटू e रेज टू पावर 2x, ठीक है। नेक्स्ट जो रूट है नॉन रिपीटेड है, तो इसके लिए हम लेंगे अगला आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सो नेक्स्ट आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज c4, राइट। e रेज टू पावर कौन सा रूट है नेक्स्ट, -1, सो -1 इंटू x। सो दिस विल बी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दिस रूट्स। ओके, सो इन दिस वे अगर आपके रूट्स डिस्टिंक्ट है तो भी आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर सकते हैं, और अगर आपके रूट्स रियल एंड रिपीटेड है तो भी आप इजीली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे के जो टाइप्स है उसमें फिर से ये सब रिपीट होने वाला है। ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट केस। अगर आपका रूट कॉम्प्लेक्स और डिस्टिंक्ट है देन व्हाट हैपेंस। तो सपोज यू हैव कॉम्प्लेक्स रूट, और एक चीज ध्यान में रखिए, कॉम्प्लेक्स रूट कभी अकेला नहीं आता है, कॉम्प्लेक्स रूट के साथ उसका कॉन्जुगेट भी ऑलवेज आता है। ओके, मींस अल्फा प्लस आई बीटा, दिस इज वन रूट, अल्फा माइनस आई बीटा इज अनदर रूट। सो ध्यान में रखिए कॉम्प्लेक्स रूट ऑलवेज पेयर के फॉर्म में होते हैं, प्लस एज वेल एज माइनस पेयर के फॉर्म में। ओके, दैट मीन्स दीज आर एक्चुअली 2 रूट्स, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा मीन्स दीज आर एक्चुअली 2 रूट्स। ओके, तो कॉम्प्लेक्स रूट में हमें क्या करना है, रियल का तो समझ में आ गया, अब कॉम्प्लेक्स के लिए देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फॉर अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, ठीक है। सो CF इज इक्वल्स टू, देखिए अल्फा प्लस माइनस आई बीटा में रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट इज अल्फा, राइट, एंड बीटा इज इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो रियल पार्ट हमें यहां पर लेना है, सो e रेज टू पावर अल्फा x, ठीक है। क्या किया हमने, e रेज टू पावर अल्फा x इनटू c1 कॉस ऑफ इमेजिनरी पार्ट क्या है आपका बीटा, सो कॉस बीटा x प्लस c3
बीटा एक्स, क्या किया हमने, ई रेस टू पावर अल्फा एक्स C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 sin बीटा एक्स. ओके, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा प्लस माइनस आई बीटा. और अगर आप नेक्स्ट रूट की तरफ चलते हैं M3 इज रियल रूट और रिपीटेड भी नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अगला आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेंगे C1 C2 देन हियर we take C3 e raised to power m3x plus plus up to so on last root Cn e raised to power mn. ओके, तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स रूट्स, अगर आपके रूट्स कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ पर लिखते हैं. तो सपोज मेरे पास अगर रूट है 1 प्लस माइनस आई रूट 3, ठीक है, तो इस रूट के लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसमें रियल पार्ट क्या है 1, तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा ई रेस टू 1x राइट इनटू C1 कॉस ऑफ बीटा की वैल्यू क्या है रूट 3, तो रूट 3 इंटू एक्स प्लस C2 साइन ऑफ रूट 3 इंटू. सो इन दिस वे वी राइट complementary function. Now here I take one example of this complementary function. Say solve b cube plus 1 into y equals to 0. d cube plus 1 into y equals to 0. So first of all, using usual process, we write its auxiliary equation. So it is d cube plus 1 equals to 0. Now we factorize this auxiliary equation. So इसके फैक्टर्स निकालने के लिए एक तो आप कैसे प्रीफर करिए, या तो फिर हमें a क्यूब प्लस b क्यूब का स्टैंडर्ड फॉर्मूला मालूम है ना. a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, सॉरी इट इज ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. सो विथ द हेल्प ऑफ दिस स्टैंडर्ड फॉर्मूला, दिस डी क्यूब प्लस 1 क्यूब, डी क्यूब प्लस 1 क्यूब कैन बी रिटन एज डी प्लस 1 इंटू डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो d प्लस 1 इक्वल्स टू 0 करने से आपको मिलेगा d इक्वल्स टू माइनस 1. जो सेकेंड रूट है d स्क्वायर माइनस d प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके आप एक तो कैलकुलेटर रूट्स निकालिए या तो फिर डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला यहाँ पर आप लगा सकते हैं. तो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगाया तो आपको यहाँ पर इसकी रूट्स मिलेगी 1/2 प्लस माइनस i रूट 3/2. ओके, तो इस तरह से हमें यहाँ पर रूट्स मिलेंगे. अब अगर आपने रूट्स ऑब्जर्व किए तो फर्स्ट रूट जो है वो रियल है, तो इस रियल रूट के लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लेंगे C1 e रेस टू पावर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस, अब देखिए जो अगले रूट्स है दो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स रूट के लिए हम क्या करते हैं e रेस टू पावर रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट क्या है 1/2 इंटू एक्स इंटू नेक्स्ट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेंगे, जैसे कि हमने ऑलरेडी C1 लिया था, अब यहाँ पर हम लेंगे C2 कॉस ऑफ, हम क्या लेते हैं बीटा एक्स, बीटा मतलब जो इमेजिनरी पार्ट है, तो यहाँ पर मिलेगा रूट 3/2 इंटू एक्स प्लस C3 साइन रूट 3/2 इंटू एक्स. तो इस तरह से हम यहाँ पर रूट्स लेते हैं. ठीक है, नाउ फोर्थ केस इज कॉम्प्लेक्स एंड रिपीटेड रूट्स. तो अगर आपके रूट्स अल्फा प्लस माइनस आई बीटा और फिर से अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, मीन्स अल्फा प्लस माइनस आई बीटा इज रिपीटेड हाउ मेनी टाइम्स, दिस रूट्स आर रिपीटेड 2 टाइम्स. ठीक है, तो हम इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लेंगे. सो इट इज, फिर से दोनों रूट सेम है अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, सिर्फ रिपीट हो रहे हैं हाउ मेनी टाइम्स 2 टाइम्स.
सो फिर से यूजुअल प्रोसेस हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे. इसका रियल पार्ट है अल्फा, सो हियर वी टेक ई रेज टू पावर अल्फा एक्स इंटू. अब जैसे कि अगर नॉन रिपीटेड है तो हमने लिया था C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, राइट. बट यहाँ पर रूट रिपीट होने के कारण आर्बिट्रेरी कांस्टेंट चेंज होगा. तो यहाँ पर हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेंगे C1 प्लस C2x. क्या चेंज होगा? इंस्टेड ऑफ C1 नाउ वी टेक C1 प्लस C2x बिकॉज रूट इज रिपीटेड 2 टाइम्स. अगर आपका रूट 3 टाइम रिपीट है तो फिर से हम यहाँ पर लेंगे C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर, जैसे कि हमने रियल एंड रिपीटेड में चेंजेस किए थे. बाकी प्रोसीजर एज इट इज है. ओके, सो यहाँ पर हम लेंगे C1 प्लस C2x, ये cos बीटा x एज इट इज रहेगा, प्लस नेक्स्ट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा C1 C2 तो ऑलरेडी लिया है. अब यहाँ पर हम लेंगे C3 प्लस C4x साइन बीटा x. ओके, सो इन दिस वे सिर्फ यहाँ पर चेंज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में रहेंगे, बाकी टर्म्स एज इट इज है. ओके, प्लस सो इन दोनों रूट्स के लिए हमने ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ पर लिया है. नाउ वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट रूट. नेक्स्ट रूट इज m5. इट इज रियल नॉट रिपीटेड. सो नेक्स्ट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा C1 C2 C3 C4. नेक्स्ट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट विल बी C5 e raised to power m5 into x. By continuing this process, its nth for nth value, here we take Cn e raised to mn x. ओके, सो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स और रिपीटेड के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इजीली फाइंड कर सकते हैं. नाउ सी वन एग्जांपल. सॉल्व d raised to 4 प्लस 2d स्क्वायर प्लस 1 into y equals to 0. फिर से ऑक्सिलरी इक्वेशन लेंगे हम इसका. तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगा d raised to 4 प्लस 2d स्क्वायर प्लस 1 equals to 0. अब देखिए ये वाली टर्म जो है एक होल स्क्वायर की टर्म है. सो दिस इज द होल स्क्वायर ऑफ d स्क्वायर प्लस 1, राइट. तो यहाँ पर आपको मिलेगा d स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0. तो d स्क्वायर प्लस 1 के अगर आप रूट्स फाइंड करते हो तो आपको मिलते हैं प्लस माइनस i. क्या मिलेगा? प्लस माइनस i. और जो सेकेंड रूट है उसके लिए भी आपको सेम टर्म मिलेगी प्लस माइनस i. ओके, सो दीज रूट्स आर कॉम्प्लेक्स प्लस माइनस i. अगर आप उसमें अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट अगर प्रेजेंट है, i वाली टर्म कॉम्प्लेक्स यूनिट अगर प्रेजेंट है, दैट मीन्स दैट रूट इज कॉम्प्लेक्स. ओके, सो दीज रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड बोथ रूट्स आर सेम, राइट. So these roots are complex as well as repeated. Okay, तो complex और repeated के केस में देखिए हम क्या करते हैं, e raised to power alpha x. Alpha is real part but there is no real part. There is no real part means its real part is 0. Okay, so its complementary function is e raised to power 0x into, है ना, real part क्या है 0. तो e raised to 0x into, जैसे कि ये रूट 2 बार रिपीट हो रहा है इसलिए हम कांस्टेंट लेंगे C1 प्लस C2x into cos ऑफ. और बीटा की वैल्यू क्या है? बीटा मतलब क्या होता है, i का जो कोएफिशिएंट है दैट इज नथिंग बट द बीटा. तो i के साथ कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स देयर इज 1. There is 1 means here alpha equals to 0 and beta equals to 1. Okay, so we get cos beta x, that means cos 1x plus फिर से आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स आएंगे आपके. तो प्लस C3 प्लस C4x into sin beta x, that is sin x. So in this way we find complementary function if your roots are complex and repeated. So I hope आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन समझ में आया होगा. नाउ वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इनवर्स डिफरेंशियल ऑपरेटर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स डिफरेंशियल ऑपरेटर.
जैसे कि हमने डिफरेंशियल ऑपरेटर कैपिटल डी देखा था, कैपिटल डी मीन्स व्हाट, डी बाय डी एक्स. सो इफ डी बाय डी एक्स इज डिफरेंशियल ऑपरेटर, वी नो इनवर्स ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर इज नथिंग बट द इंटीग्रल ऑपरेटर, है ना. डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन, दीज आर टू एंटी प्रोसेसेस, राइट. सो इफ डी इज डिफरेंशियल ऑपरेटर देन 1 by d is known as inverse differential operator. तो inverse differential operator क्या रहेगा आपका, 1 by d. ओके, so this inverse differential operator is also known as integral operator. डेरिवेटिव का इनवर्स क्या होता है, इंटीग्रेशन. इन सिमिलर वे 1/d को ही आप इंटीग्रल ऑपरेटर भी बुला सकते हैं, और you may call it as inverse differential operator. Okay, and hence अगर मैंने f of x फंक्शन पर 1/d अप्लाई किया, 1/d means d raised to -1 operating on f of x, then as I have explained, this 1/d is integral operator. So here we take integration of f of x dx. अगर आप d of f of x लेते हैं, d of f of x means डेरिवेटिव ऑफ f of x, राइट. वैसे ही अगर आप 1/d of f of x लेते हैं, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ f of x. ओके, सो कीप दिस टू थिंग्स इन योर माइंड. d is differential operator, 1 by d is integral operator. ओके, सो यहाँ पर कुछ नोट में यहाँ पर बताना चाहूंगी. सो इफ f of d is differential operator, जैसे कि d अगर differential operator है, 1/d क्या होता है, इंटीग्रल ऑपरेटर. इन सिमिलर फैशन अगर f of d differential operator है तो 1 by d क्या रहेगा, इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑपरेटर या तो फिर इनवर्स डिफरेंशियल ऑपरेटर. ओके, देन सेकंड नोट इज d inverse of d. d inverse of d. d inverse means what, integration, and d means what, डेरिवेटिव. तो अगर मैंने इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों साथ में अप्लाई कर दिए तो क्या होगा, their effect get cancelled because these are two anti processes, right. So d inverse into d is nothing but only function. Okay, so d inverse into d of f of x is only f of x. Okay, then third note, if f of d into y equals to x, जैसे कि मैंने बताया था f of d अगर डिफरेंशियल ऑपरेटर है तो 1/d क्या रहेगा, इनवर्स डिफरेंशियल ऑपरेटर. तो अगर मैंने इस इक्वेशन पर 1/f of d अप्लाई कर दिया तो क्या होगा. सो हियर वी गेट 1/f of d into f of d y इक्वल्स टू, यहाँ पर भी मैंने अगर 1/f of d अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो अब क्या होगा, 1/f of d एंड f of d गेट कैंसल. तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा आपका y इक्वल्स टू 1/f of d into capital X. But as you know, the complete solution of differential equation का complete solution क्या होता है, y equals to complementary function plus particular integral, right. तो यहाँ पर जो आपको y मिलेगा ना, that is nothing but your particular integral. ये जो आपको टर्म मिली है, दिस इज नथिंग बट योर पर्टिकुलर इंटीग्रल, दैट इज y p. ओके, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज पर्टिकुलर इंटीग्रल. ओके, सो रिमेंबर, for the differential equation f of d into y equals to x, your particular integral will be 1/f of d into x. x क्या डिनोट करता है, राइट साइड ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. एंड इन दिस चैप्टर, है ना, थ्रू आउट चैप्टर में हम इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं मतलब हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करने वाले हैं, लाइक दिस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल. तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं. नाउ वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस कंप्लीट सॉल्यूशन, दैट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल. सो वंस रिकॉल दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है. So your particular integral is 1/f of d
इंटू कैपिटल एक्स। ओके, और पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए आपके पास 3 मेथड्स है, out of which first method is shortcut method, second is general method and third method is method of variation of parameter, और या तो फिर आप उसे VOP भी बुला सकते हैं। Okay, so in today's video lecture I will start first method, that is shortcut method for finding particular integral। तो पहले हम देखेंगे शॉर्टकट मेथड। तो जैसे कि हमने देखा है कि फॉर OLDE, दैट इज ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है OLDE का, f of d into y equals to कैपिटल x, where कैपिटल x is a function of x। ठीक है, तो इसके लिए हम पर्टिकुलर इंटीग्रल लेते हैं 1/f of d into कैपिटल x। तो डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ x देयर आर डिफरेंट केसेस। तो अगर आपका कैपिटल x एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, e⁻ax फॉर्म में है, देन पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा 1/f of d e⁻ax। बट हम इसे कैसे अप्लाई करेंगे, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए, अगर फंक्शन e⁻ax के फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस d बाय, जो डिनोमिनेटर में d है ना, हम उसे रिप्लेस कर देंगे x के कोएफिशिएंट से। x का कोएफिशिएंट क्या है, a, तो we replace d by a। So our particular integral is 1/f of a e⁻ax। ठीक है, क्या आएगा आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/f of a e⁻ax। सिर्फ क्या किया हमने, d को a से रिप्लेस कर दिया। अगर एग्जांपल के तौर पर देखा जाए, सपोज आपके पास है 1/2d + 1 e⁻²x। मुझे ये पर्टिकुलर इंटीग्रल इवैल्यूएट करना है, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है इसलिए हम d को रिप्लेस करेंगे x के कोएफिशिएंट से। x का कोएफिशिएंट कितना है, 2, तो हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे d को 2 से। तो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा 1/2 इंटू d को अगर 2 से रिप्लेस कर दिया, 2 × 2 4 + 1 कितना आएगा 5 e⁻²x। तो इस तरह से बड़े आसानी से आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर टर्म है e⁻²x, तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, -2, तो आप d को रिप्लेस करेंगे -2 से, इसलिए आपको मिलेगा 2 × -2 क्या हो जाएगा, -4, -4 + 1 आएगा, -4 + 1 is -3। So you will get 1/-3 e⁻²x। ओके, सो इस तरह से आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल सकते हैं। ओके, और कुछ ऐसे केसेस है कि जिन्हें हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, लाइक ये हो गया आपका एक फॉर्म। हाँ, बट यहाँ पर एक नेसेसरी कंडीशन है कि f of a आपका नॉन जीरो होना चाहिए। अगर f of a 0 बन जाता है तो आपको ये सब टर्म्स क्या मिलेगी, इन्फिनिटी, है ना। तो ये चीज अवॉइड करने के लिए नेसेसरी कंडीशन है f of a शुड बी नॉट इक्वल टू 0। बट किसी किसी केस में f of a की वैल्यू 0 भी आ सकती है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा। सो इफ योर f of a इज 0, अगर आपका f of a 0 आता है तो उस केस में देखिए हम क्या करेंगे, तो योर पर्टिकुलर इंटीग्रल इज x इंटू, अगर f of a 0 है तो आपको आगे x जोड़ देना है, सो x इंटू 1/f' of a e⁻ax। अब f' of a निकालने के लिए पहले आपको f' of d निकालना पड़ेगा, मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। बाद में आप इस फंक्शन में d की जगह पर a को रिप्लेस कर देंगे। ओके, तो इस तरह से अगर डिनोमिनेटर 0 है देन वी टेक x इंटू 1/f' of a इंटू e⁻ax। फिर से यहाँ पर f' of a नॉन जीरो होना चाहिए। फिर से अगर f' of a 0 आता है तो क्या करेंगे हम, फिर से यहाँ पर एक x जोड़ देंगे, मतलब यहाँ पर आएगा x² इंटू 1/f" of a e⁻ax एंड सो ऑन।
इतना आता नहीं है एग्जाम में, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए. ओके, नाउ वी सी सम केसेस which are reducible to this exponential case. So इसकी ही सब केस है, तो मैं इसे नंबर दूंगी 1a. So if capital X equals to a raised to power x, तो आप बड़े आसानी से a raised to x को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं. तो आप इसे लिख सकते हैं e raised to power log of ax, बिकॉज यू नो एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम एक दूसरे की इनवर्सेस है ना. और log a रेस टू x को ही आप लिख सकते हैं e रेस टू पावर x इंटू log a, राइट. अब देखिए ये जो फॉर्म है आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिड्यूस कर दिया. तो हम एक्सपोनेंशियल में जनरली क्या करते हैं, d को x के कोएफिशिएंट से रिप्लेस करते हैं. तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है, log a. तो यहाँ पर हम d को रिप्लेस करेंगे log a से. ओके, तो यहाँ पर आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा. पहले हम यूजुअल फॉर्म लिखेंगे, तो e रेस टू पावर x इंटू, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ a रेस टू x इज 1 अपॉन d को रिप्लेस करेंगे हम log a से. सो f ऑफ log a रेस टू पावर x. ओके, सिर्फ यहाँ पर हमने क्या किया, d की जगह पर log a को रिप्लेस कर दिया. वैसे ही इसमें और एक सब केस है, अगर आपका जो कैपिटल X है कांस्टेंट है, कांस्टेंट से k. ठीक है, तो देखिए हम इसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिड्यूस करेंगे. तो k के साथ मैंने 1 जोड़ दिया, k इंटू 1 इज अगेन k. तो इसी 1 को मैं e रेस टू पावर 0 से रिप्लेस कर सकती हूँ, है ना. तो इसी फंक्शन को मैंने इस तरह से लिखा है k इंटू e रेस टू पावर 0x. ओके, तो यहाँ पर आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा k का. देखिए ये k कांस्टेंट है, तो आप ऑपरेटर के बाहर निकाल लेंगे. ठीक है, तो ये k आपका ऑपरेटर के बाहर चला गया. तो अब e रेस टू 0x के लिए हम क्या करेंगे, अगर मेरे पास e रेस टू 0x है तो हम d को 0 से रिप्लेस कर देंगे, राइट. तो यहाँ पर आपको मिलेगा f ऑफ 0 इंटू e रेस टू 0x. ये e रेस टू 0x नहीं भी लिखा तो भी चल सकता है. ठीक है, अब डायरेक्टली अगर बात करें तो अगर मुझे 1 अपॉन 2d प्लस 1 का, और यहाँ पर मेरे पास है समझो 3. ठीक है, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, तो 3 तो मेरा कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा. अब अगर मेरे पास कांस्टेंट है तो हम d को रिप्लेस करते हैं 0 से. d को हम रिप्लेस करते हैं 0 से. हियर वी गेट 1 अपॉन 2 इंटू 0 इज 0 प्लस 1. और e रेस टू पावर 0x आपने लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, बिकॉज e रेस टू 0x क्या होता है, 1 होता है. ओके, सो इस तरह से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ पर निकाल सकते हैं. नाउ आई टेक वन एग्जांपल. सॉल्व d स्क्वायर माइनस 1 इंटू y इक्वल्स टू e रेस टू x प्लस 3 रेस टू x प्लस 2. तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले हम निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, देन वी फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल. तो फिर से यूजुअल प्रोसीजर से पहले कॉम्प्लीमेंट्री के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन निकलेगा. सो इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0. इस पॉलिनोमियल को 0 के साथ इक्वेट करेंगे. नाउ वी फाइंड इट्स रूट्स. तो अगर मैंने यहाँ पर फैक्टराइज कर लिया तो मुझे मिलेगा d प्लस 1 इंटू डी माइनस 1 इक्वल्स टू 0. तो मुझे यहाँ पर d की वैल्यू मिलेगी -1 प्लस 1. ओके, तो दोनों भी रूट्स कैसे हैं, दोनों रूट्स रियल है, दोनों रूट्स डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट रूट्स है. सो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, राइट. सो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए CF इज C1 e रेस टू पावर -1x, दैट इज -x, प्लस सेकेंड रूट के लिए हम लेंगे C2 e रेस टू पावर 1 इंटू x, दैट इज e रेस टू x. सो दिस इज वन पार्ट, फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर सॉल्यूशन. नाउ हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है. सो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू, तो जनरली हम पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या लेते हैं, 1 अपॉन f ऑफ d, 1 अपॉन f ऑफ d.
ऑफ राइट हैंड साइड दैट इज कैपिटल एक्स, है ना. दिस इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल. बट अपने केस में आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा 1/, अब एफ ऑफ डी मतलब आपका ये पॉलिनोमियल, तो क्या है d² - 1 इंटू एक्स. एक्स मतलब आपकी इक्वेशन की राइट साइड, तो राइट साइड में तो अपने पास 3 फंक्शंस है, e⁻x प्लस 3⁻x प्लस 2. तो जैसे कि आप डेरिवेटिव लेते वक्त अगर मुझे किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, मेरे पास अगर 3 फंक्शंस है, से f1 प्लस f2 प्लस f3, तो हम क्या करते हैं, हम ये वाला डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन पर अप्लाई करते हैं, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ थर्ड फंक्शन. In similar way, here we operate this operator. This is also the operator. So ये वाला ऑपरेटर तीनों फंक्शंस पर सेपरेटली अप्लाई होगा. ओके, एंड hence here we get 1/d² - 1 फर्स्ट फंक्शन पर अप्लाई होगा, प्लस यही फंक्शन सेकेंड फंक्शन पर अप्लाई होगा, प्लस सेम ऑपरेटर तीसरे फंक्शन पर अप्लाई होगा. अब अपना थर्ड फंक्शन क्या है 2, सो 1/d² - 1 ऑपरेटिंग ऑन 2. ठीक है, अब हम देखते हैं अपने रूल्स. तो अगर मैंने फर्स्ट फंक्शन देखा तो ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम क्या करते हैं, d को a से रिप्लेस करते हैं. तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, x का कोएफिशिएंट क्या है 1, राइट. तो फर्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे, d को रिप्लेस करेंगे 1 से. फर्स्ट टर्म में क्या करेंगे, d को 1 से रिप्लेस करेंगे. ठीक है, तो देखते हैं हम क्या मिलेगा. तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज, हाँ, d को a से अगर 1 से रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा 1/1². 1² कितना होता है 1, सो वी गेट 1/1 - 1. 1 - 1 इज 0. तो अगर आपका डिनोमिनेटर 0 आता है, फेल्यूर केस मिली है हमें, तो अगर आपको डिनोमिनेटर 0 मिलता है तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम लेते हैं x × 1/f' ऑफ a e⁻x. मतलब आप यहाँ पर x जोड़ देंगे, साथ ही साथ इस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लेंगे. तो d² - 1 का डेरिवेटिव आएगा 2d -1 का डेरिवेटिव कितना आएगा 0. ठीक है, अब हम इसे ऑपरेट करेंगे e⁻x पर. ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टर्म की तरफ. अब जो नेक्स्ट फंक्शन है आपका e3⁻x, दैट मीन्स a⁻x का फॉर्म है. a⁻x के फॉर्म में हम क्या करते हैं, d को रिप्लेस करते हैं हम log a से. d को रिप्लेस करते हैं log a से, मतलब यहाँ पर d रिप्लेस हो जाएगा log 3 से, राइट. तो हमें यहाँ पर मिलेगा 1/log 3 का स्क्वायर, है ना, d² है इसलिए log 3² - 1, और ये वाली टर्म एज इट इज 3⁻x प्लस. अब चलते हैं हम लास्ट टर्म की तरफ. लास्ट टर्म में कांस्टेंट फंक्शन है. कांस्टेंट फंक्शन में हम क्या करते हैं, d को रिप्लेस करते हैं 0 से. वी रिप्लेस d बाय 0. ठीक है, तो सेम थिंग हैपन हियर. सो वी रिप्लेस d बाय 0. तो मुझे मिलेगा यहाँ पर 1/0 - 1, और ये वाला कांस्टेंट एज इट इज रहेगा. ठीक है, तो इक्वल्स टू, अब ये जो डिनोमिनेटर में 2 है कांस्टेंट है, आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं. अब 1/d रहेगा यहाँ पर. ठीक है, बट 1/d मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है. ये भी रूल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. या तो फिर सेकेंड ऑप्शन है, d को आप रिप्लेस करेंगे x के कोएफिशिएंट से. d को रिप्लेस करेंगे हम x के कोएफिशिएंट से, मतलब d को रिप्लेस करेंगे हम 1 से. इसका कोएफिशिएंट कितना है 1 से 1. ओके, तो यहाँ पर हमें मिलेगा, ठीक है, मैं यहाँ पर d को रिप्लेस करती हूँ 1 से, d बाय 1. सो वी गेट 2 × 1 e⁻x एज इट इज, प्लस ये मिला है आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल
So 3 raised to x upon log 3 square minus 1 plus 1 upon माइनस 1 आएगा, ये माइनस साइन यहाँ पर भी लिखी तो भी चलेगा. सो 2/1 या तो सिंपली. ओके, एंड हेंस आवर पर्टिकुलर इंटीग्रल इज, ये हो गया आपका फाइनल पर्टिकुलर इंटीग्रल, दैट इज x e raised to x upon 2 plus 3 raised to x upon log 3 square minus 1 minus 2. And finally we write complete solution. Therefore complete solution is y equals to cf plus pi. That means y equals to, अपना cf क्या है, c1 e raised to minus x plus c2 e raised to x. ओके, प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल लिख देंगे x e raised to x by 2 plus 3 raised to x by log 3 square minus 1 minus. ये हो गया आपका कंप्लीट. ओके, so in this way we find complementary function and particular integral, and finally we write complete solution. Okay, so with this I stop my lecture. Thank you very much.